नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के रोहिणी में हम सबका उत्तराखंड संस्था द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी लोक कलाकार, युवा एवं महिला उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं एवं लोक विरासत को समर्पित इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड के सितारे सम्मान से सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौरभ जोशी, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज गोरखेला तथा लोक गायिका कल्पना चौहान को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन लोक कलाकारों के मंच और सम्मान देने के साथ साथ समाज को सेवा और संस्कारों की भावना से भी जोड़ते हैं। अनेक फिल्मों को उन्होंने वहां देखिए, रोहिणी में हम सबका उत्तराखंड संस्था के द्वारा ये शानदार कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिससे उत्तराखंड के लोक कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा। वहाँ की स्थानीय जो हमारी बोली, परंपरा, भाषाएं हैं, उत्पाद हैं, उन सभी को मौका मिलेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें बढ़ेंगी। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आज उत्तराखंड अनेक क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नवाचार कर रहा है, नए नए निर्णय ले रहा है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सम्मान मंच पर आए और उत्तराखंड के सितारे सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर कोटद्वार पहुंचे। देहरादून से कोटद्वार के ग्रास्टनगंज हेलीपैड पहुंचे। सीएम धामी ने सबसे पहले बाबा सिद्ध बली मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद सड़क मार्ग से स्नेह बर्ड फेस्टिवल में पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए जनपद पौड़ी की 330 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्नेह बर्ड फेस्टिवल को कोटद्वार के लिए ऐतिहासिक करार दिया। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती है। इसके साथ साथ आज ये जो बहुत एक शानदार कार्यक्रम वर्ल्ड फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये अपने आप में जहाँ हमारे नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को अनेक प्रकार से नए नए पशु पक्षियों के संवर्धन के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देगा, वहीं इस स्थान के महत्व को और बढ़ाएगा। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट प्रकरण में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। वहीं सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में सभी का स्वागत है, साथ ही कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विकासनगर मामले में भी पुलिस ने पहले ही कड़ा एक्शन लेने का काम किया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उत्तराखंड के अंदर कोई भी कहीं से भी कोई तीर्थयात्री आए, श्रद्धालु आए, किसी अन्य काम से आए, व्यापार के काम से आए, उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहती है। और एक प्रकरण आया था और उसमें मुझे वहां के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी और उससे पहले ही हमारी पुलिस उस पर पूरी कार्रवाई कर चुकी थी। जो भी जिन्होंने भी ये मारपीट की थी उनके साथ पुलिस ने सभी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली थी और उनको सबको बता भी दिया गया था। कोटद्वार झंडी चौड़ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव और फर्नीचर वितरण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण रहे। उन्होंने अपनी विधायक निधि से स्कूल को 345 फर्नीचर दिए। लंबे समय से फर्नीचर की कमी थी, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही थी। नए फर्नीचर से अब छात्रों की पढ़ाई के लिए बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। इंटर कॉलेज झंडी चौड़ में मैं पहुंची हूं। उनका वार्षिकोत्सव है। बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पहुंचकर। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किए, चाहे वो नृत्य हो, गीत हो, योग भी इतना जबरदस्त बच्चों ने किया। ये दिखाता है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं
वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ किस तरह से बच्चों को ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, इस पर बहुत चिंता की जा रही है। स्किल भी देने का पूरा प्रयास हो रहा है, किस तरह से बच्चों के हाथ में एक ऐसी कला दिया जाए जिससे आगे चल के वो हॉबी के तौर पर लें या उससे जीवन यापन करें। ये भी कार्य स्कूलों में बहुत सुंदर हो रहा है। कुछ फर्नीचर मैंने यहाँ पर दिए हैं, बिल्डिंग वगैरह का भी कार्य कराया, लेकिन मन को कृषि मंत्री गणेश जोशी ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत आयोजित स्मार्ट मोबाइल फोन और कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्मार्टफोन और कृषि यंत्र वितरित किए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि एवं पशुपालकों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में ग्रामोत्थान विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समूह की महिलाएं बेहतर कार्य कर रही हैं। विभाग मेरे पास है, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। किस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो। आज हमने श्रम न्यूनतीकरण किट व स्मार्टफोन यहां पर वितरित किए हैं, जिससे इनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से आज कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। इस विवाद के दौरान कुछ युवकों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कथित बदसलूकी किए जाने के विरोध में आज बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता आसपास के जिलों से कोटद्वार पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा किया। इससे पहले शहर में जुलूस निकाला गया, जिसके बाद विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देखो, आप वीडियो में देखो, वीडियो में बजरंग दल के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछली बार आपने नाम बदलने का बोला था, तो इस बार आप क्यों नहीं बदल रहे। और तब तक ये माँ की धी की गाली दे रहे हैं उसको, बजरंग दल वाले लड़कों को माँ धी की गाली दे रहे। क्या संस्कृति है इनकी, बताओ। और इनको बोल रहे कि इंसानियत जीत के पूरा नैरेटिव, पूरे जितने देश के मुसलमान व्यक्ति है सब फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं। और कईयों ने 10-10 आइडिया, जब हम लोगों ने मुस्लिम युवकों को पकड़ा तो उनके फोन में 10-10 आइडिया निकली हिंदू नामों से, हिंदू लड़कियों के नामों से, जो जिनमें लड़कियों को। प्रयागराज से काशी पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बीच बद्रीनाथ धाम से जुड़ा एक बड़ा धार्मिक संकेत सामने आया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय के शीर्ष पंचायत श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक अनुष्ठान के लिए न्योता भेजा है। भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम के रूप में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर खुलेंगे। बसंत पंचमी के धार्मिक पावन पर्व पर नरेंद्र नगर स्थित टीरी नरेश के राज दरबार में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल को पिरो करके गाड़ू घड़ा में रखने की तिथि भी घोषित हुई है। वह तिथि 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ भगवान का गाड़ू घड़ा तेल कलश में तेल पिरो करके भरा जाएगा। ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह कार्यक्रम 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस संबंध में जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर श्री श्री हरिओम महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मणिकूट पर्वत शिव शक्ति का पवित्र स्थान है और शिवरात्रि के दिन यहां त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे 13वें ज्योतिर्लिंग गुजरेश्वर महादेव के रूप में जाना जाएगा। मणिकूट पर्वत वेदोक्त पुराणोक्त प्रमाणित है, पुराणों में वर्णन है इनका। नीलकंठ मणिकूट पर्वत ही प्रतिष्ठित है, यहाँ सत्यापित होता है।
मणिकूट पर्वत की हिमालय में एक ऐसा पर्वत है उत्तराखंड में मणिकूट पर्वत जिसकी परिक्रमा होती है और महादेव जल मणिकूट पर्वत पर ही निकलता है जिसका नाम महादेव पानी रखा गया है। और उसी महादेव जल से मणिकूट पर्वत पर प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक होता है। वहां त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। सरकार ने हाल ही में विधेयक में संशोधन कर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के यात्रा भत्ते में वृद्धि की मंजूरी दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, इसलिए यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि यह बढ़ोतरी किसी खास लाभ के लिए नहीं बल्कि बढ़ती जिम्मेदारी और काम की प्रकृति को देखते हुए की गई है, ताकि मंत्री अपना जनसंपर्क और काम सुचारू रूप से कर सके। देखिए, सरकार में हमारे मंत्री हों और या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उनकी आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, लोगों के बीच में उनका आना जाना है और लोगों के साथ उनका संपर्क लगातार बनता है। तो मुझे लगता है कि पहले जो भत्ता दिया जाता था उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं ये आगे जो हमारे मंत्री जाते हैं, जो अपने कार्य के कारण जाते हैं या किसी भी वक्तव्य के लिए पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है एक सरकार की प्रक्रिया है और ये समय समय पर बढ़ता रहता है। ऋषिकेश के श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित भारतीय बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि यह परीक्षा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान ने आयोजित की, तो वहीं इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से लगभग 300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कर सहभागिता की। विद्या भारती द्वारा आयोजित भारत बौद्धिक परीक्षा जो आज पूरे देश भर में हो रही है, अपना जो श्री देव सुमन परिसर ऋषिकेश का यहाँ पर भी संपन्न हुई है और यहाँ पर करीब 300 पंजीकृत विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। मैं यहाँ के सहयोगी स्टाफ का, यहाँ के प्राचार्य महोदय का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग देकर के हमारी परीक्षा को संपन्न कराया और बहुत सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हुई है। इसलिए मैं पुनः विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अनाथ बालिकाओं को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। 29 बालिकाओं को लगभग 6 लाख की आर्थिक सहायता की राशि वितरित की गई है। अब तक इस परियोजना के तहत 56 से ज्यादा बालिकाओं की शिक्षा के लिए 19 लाख रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है, ताकि उनकी रुकी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। आज हमारे प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के अंतर्गत हमारा 12th फेज था और 12th फेज में आज हमारी 26 ऐसी बालिकाओं को शिक्षा के लिए एनेबल किया गया है। उनकी पढ़ाई पुनर्जीवित की गई है स्कूल्स, कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिनके यहाँ पर कुछ ट्रेजेडीज के चलते कोई ऐसी त्रासदी हो गई जिसमें कुछ के पेरेंट्स नहीं रहे, फादर नहीं रहे या ऐसी आर्थिक हार्डशिप्स हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं कि जिससे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख सकती। मेरा नाम आराध्या राठौर है, मैं हरबिटपुर से आई हूँ। मैं डीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है और कभी कभी मुझे अपनी मम्मी को देख के ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। फीस मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे स्कूल की, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है और मैं डीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रदान करी और इस वजह से मेरे को बहुत बहुत लाभ मिला है। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं।
मेरा नाम जिया राठौर है। मैं हरिबटपुर से आई हूँ। मुझे इस योजना का लाभ मिला है। इस साल पहले मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मेरा फर्स्ट ईयर है, उसमें फादर नहीं है तो फीस कोई नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे इसका लाभ लेना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका जो इसके हेल्पर है और सबका ही कि इस चीज़ का हम सब कन्याओं को लाभ मिला है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में एनकाउंट जनपद स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकथाम, श्रीलंका तोड़ना और नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना रहा। नशे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई पहल अब सकारात्मक परिणाम देने लगी है। रायवाला स्थित ओल्ड एज होम परिसर में संचालित जनपद के प्रथम राजकीय नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से नशे के गर्त में डूबे व्यक्तियों को उपचार देकर फिर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में यह नशा मुक्ति केंद्र पूरी तरह फुल क्षमता पर संचालित है, जहां ड्रग्स एक्टिव व्यक्तियों पर जो है उपचार एवं काउंसलिंग की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली थाने में पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पंवार अचानक वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाने की राजकीय संपत्ति, अभिलेखों और मालखाना, सीसीटीएनएस अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की गहनता से जांच की। एसएसपी पंवार ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रार्थना पत्रों को पर किसी भी तरह पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिकायतों का त्वरित निष्पक्ष और गुणवत्ता जो है सुनिश्चित किया जाए। दौरान थानाध्यक्ष कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और आमजन के साथ संवेदनशील व्यवहार और पुलिसिंग में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि थाने की कार्यप्रणाली ही पुलिस की छवि तय करती है, इसीलिए फील्ड लेवल पर कोई ढिलाई स्वीकार नहीं है। मेरे द्वारा थाना सतपुली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जितनी हमारी राजकीय संपत्ति है जो थाने में है, उनकी दशा के बारे में भी देखा गया। सब बड़े अच्छे से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय अभिलेख होते हैं, जितने हमारे रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी जो हमारी जांच तो जिस भी स्तर से प्रार्थना पत्र आते हैं वो त्वरित तरीके से और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका निस्तारण किया गया। अच्छी चीज है, पब्लिक से ही हम लोगों को फीडबैक आता है और डेफिनेटली पूरी हमारी जो थाना पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और हम आशा करते हैं ऐसे ही काम करें। अच्छी व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है कोटद्वार में, उसके लिए जो भी सुरक्षा प्रबंध है वो हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। जितनी ड्यूटी जहाँ जहाँ लग रही है उन की भी हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली और आशा करते हैं अच्छी से करें। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि लाइसेंसी हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए ही रखे जाए। हथियारों का इस्तेमाल शौक, प्रदर्शन या दबदबा दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जिले में इस समय हथियारों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। बीजेपी के विधायक खजान दास ने पूर्व सीएम हरीश रावत की 8 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर निशाना साधा है। खजान दास ने इसे राजनीति करार दिया है। अब बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कुछ समय पहले हरीश रावत ने इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद जो है 8 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया गया। सड़कें उड़ के खुद रही खाली उसे
अंकिता भंडारी के लिए जिस तरह से जो सरकार को कार्य करना चाहिए था उस ओर सरकार बढ़ चुकी है। सीबीआई की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्तुति दे दी है, परंतु अब आने वाला समय राजनीति करने का है, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। तो इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारी बहन, हमारी बिटिया अंकिता को जिस तरह से जो आगे ला रहे हैं, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उस ओर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई हमारी क्या जांच करेगी, क्या करने वाली है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दोषी कोई भी हो, उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने हमारे जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक धर्मशाला मंदिर परिसर में की गई, जिसमें व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ शहर के तमाम व्यापारियों ने भी शिरकत की। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही आगमिग्रस्त व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही आगमिग्रस्त मृत्यु में लो वोल्ट हरिओम सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता की, जिस पर विद्युत बढ़ाने की भी बात करते हुए व्यापारियों को विद्युत से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया। इस व्यापार मंडल का पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा होता है, वोल्टेज आती है 90, 100। उसके लिए हमने एचडीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि बोले इस व्यापारियों की शिकायत है और लगातार कई वर्षों से शिकायत है, इस शिकायत को दूर किया जाए। तो एचडीओ साहब महोदय ने हमसे कहा कि बोले इसके लिए जीएसटी दरों में कमी का असर अब परिवहन विभाग के राजस्व पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बता दें कि विभाग के अनुसार वाहनों की कीमतों में आई गिरावट से टैक्स स्लैब बदले हैं, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, जिस पर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने बताया है कि सितंबर 2022 के बाद भारत सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में की गई कमी का सीधा वाहन पंजीकरण से मिलना टैक्स पर पड़ा है। सितंबर 22 के बाद भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी में कटौती की गई है स्लैब, उससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी व्हीकल्स बिके हैं उनकी स्लैब चेंज हो गई। जैसे अगर कोई गाड़ी 10.5 लाख की थी तो वो 10 लाख से नीचे आ गई, तो हमारे टैक्स का जो स्लैब्स होता है वो चेंज हो गया। जब हमने इसका पूरा जो आकलन किया, इवैल्यूएशन के बाद ये देखा पूरे 2.5 महीने में हमें लगभग 7 करोड़ का टैक्स में नुकसान हुआ है, जो हमारे जो टारगेट होता है टैक्स का लगभग उसका 2.5% है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम जो एरियर, जो हमारा जो बकाया वसूली होती है, उस पर हमारे एआरटीओ प्रशासन द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रत्येक माह लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास हमने जब इवैल्यूएशन किया है तो वसूली की जा रही है। और भी आरसी और नोटिस उसमें। नवा रायपुर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक में उत्तराखंड ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, जहां इस मौके पर विकास और क्षेत्रीय मुद्दों को रखने में उत्तराखंड सबसे आगे रहा। बता दें कि इस दौरान राज्य की ओर से बैठक में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए, जो सदस्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक हैं। बता दें कि प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु के नेतृत्व में अधिकारियों ने तर्क और तथ्यों के साथ राज्य का पक्ष रखा, जिस पर केंद्र सकारात्मक रुख दिखाया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।